सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे आप लोग लगातार बोल रहे थे मॉडल पेपर लेकर के आने के लिए, तो यहां पे आज से हम देखने वाले हैं आपका जैसा पेपर आता है एग्जाम में वैसा ही यहाँ पर पेपर सेट करके मैं आपके लिए पेपर लेकर के आता हूं, आपको पता है। और यहाँ पे 5 मॉडल पेपर्स आपके लिए मैं बनाऊंगा और आपको इन्हीं 5 मॉडल पेपर्स में से आपका जो पेपर आएगा एक्चुअल, उसमें इन्हीं प्रश्नों पे आधारित आपको 90 से लेकर के 100% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन 5 मॉडल पेपर्स को आप कर लीजिएगा। आपको लगभग पूरा पेपर या कम से कम 90% का तो मिल ही जाएगा इन 5 पेपरों से। ठीक है, तो इसलिए इनको करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कम से कम यहाँ पे जो 5 मॉडल पेपर्स मैं कराऊंगा उनके सभी प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से करके जाइएगा। आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपके परीक्षा में यहाँ से। और इससे पहले मैंने चैप्टर वाइज आपका पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज, मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ मैं करा दिया हूँ। और किसी ने अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको मास्टर क्लास देख लेना है और राजन पवन सीरीज का जितना मैंने सोल्यूशन कराया वो देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इतना समय है आपके पास, इतना आप देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आप मत पढ़िए, लेकिन इन मॉडल पेपर्स को कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राजन और पवन सीरीज कोई एक कर लीजिए या दोनों टाइम लगता है तो दोनों कर लीजिए। ठीक है, इतना आपको कर लेना है, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे अंक मैथ में लेकर के आएंगे। तो इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथ के सामने, उससे आप देख सकते हैं। और इस क्लास को पहले, इस मॉडल पेपर को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, सभी तक यह मॉडल पेपर पहुंचना चाहिए। तो सब तक इस मॉडल पेपर को पहुंचा दीजिए, सभी आपके जो खास मित्र हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और सभी लोग देखिए, सबसे अधिक बैक जो है वह मैथ पेपर में लगती है और बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही दुख होता है जब इतने मेहनत से मैंने आपको एक एक चीजें कुछ भी छोड़ा ही नहीं है मैंने कि जो कराया ना हो। चैप्टर वाइज सब कुछ करा दिया, सब कुछ राजन पवन के सारे क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मैं मॉडल पेपर्स भी अपने हाथों से लिख करके एक एक क्वेश्चन छांट करके कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि सभी तक यह क्लासेस पहुंच जाए और सभी को लाभ हो पाए। ठीक है, समय रहते सभी लोग पढ़ लें, किसी का बैक ना लगे। नहीं तो डीएलएड में जिसका बैक लग जाता है उससे आप पूछिए कि बैक का दर्द क्या होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक अभी तुरंत शेयर कर दीजिए। देखिए, ये आपका पहला मॉडल पेपर है। ऐसे 4 मॉडल पेपर्स और मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उन चारों को भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है आपके पेपर में 5 नंबर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, करणी में 5625 का मान दिया हुआ है 75 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तब करणी में 0.5625 धन करणी में 56.25 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 करणी में अंक लिखे हैं और दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इनका मान आपको निकालना है और इससे जुड़ा हुआ एक मान आपको दिया हुआ है। देखिए, ये मान हमको दिया गया है और इसका मान हमको निकालना है। अब इसको देखिए, हम लोग कितना लिख सकते हैं। करणी में अगर दशमलव हमको हटाना हो यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए 1 के आगे 4 शून्य से यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटेगा तो 4 स्थान खिसकेगा और 4 स्थान खिसकाने के लिए यहाँ पे हम देखिए 4 स्थान दशमलव हमको खिसकाना है तो 1 के आगे 4 शून्य, यानी कि हम 10,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0.5625 में गुणा हो जाएगा, 10 के घाते 4 से गुणा कर दीजिए और 10 के घाते 4 से गुणा कर रहे हैं तो 10 के घाते 4 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अंतर ना आए इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी भिन्न है, जैसे लिखा है 2/5, तो इसमें हम किसी भी संख्या से
जैसे 10 के घाते 4 से ऊपर गुणा कर रहे हैं, नीचे गुणा कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इसको भी इसी तरीके से समझिए, 10 के घाते 4 से हम गुणा कर रहे हैं तो भाग भी कर दिया, यानी कि ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का हमारा तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दशमलव जो है वह 2 स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए ये बदल जाएगा, किस तरीके से अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 10 के घाते 4 यानी 10,000 से ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 4 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 5625.0। तो इसको लिख सकते हैं 5625 और बटे 10 के घाते 4। अब धन ब्रैकेट में ये हो जाएगा 5625 और बटे 100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर कहीं करणी लगा है पूरे भिन्न पे तो अंश पे अलग लगा सकते हैं, हर पे अलग लगा सकते हैं। तो देखिए हर पे 10 के घाते 4 और ये 5625 लिख देंगे और धन 5625 और बटे करणी में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5625 करणी में कितना है, 75 दिया गया है, तो हो जाएगा 75 और बटे 10 के घाते 2 निकलेगा करणी से और धन ये 75 बटे 100। 100 था करणी में तो हो जाएगा ये 10। अब ये देखिए 10 के घाते 2 है, यानी कि मतलब कितना है, ये है 100। तो अब 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.75 और ये इसमें 10 से भाग होगा तो 7.5। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8.25, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 8.25। देखिए किसमें दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 8.25, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो करने को आसानी से बहुत कम समय में आप तुरंत देख के ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया। इसके बाद देखिए दूसरा है, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही कहलाता है। आंकड़ों के मध्य में मतलब बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, उनके मध्य में आने वाला अंक क्या कहलाता है, मध्यमान, मूल या मध्यांक या बहुलक। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए मध्यमान हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज लेकर के हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरीके से निकालते हैं। मूल तो समीकरण में होता है, आपको पता है, जो उसका हल होता है उसे मूल कहते हैं। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है किसी आंकड़े में, कोई संख्या कोई अंक सबसे अधिक बार आया तो बहुलक होता है। लेकिन जो मध्य में अंक आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मध्यांक कहते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, मध्यांक कहिए या मध्यिका कहिए। ठीक, तो मध्य और अंक, मध्य में आने वाला अंक मध्यांक कहलाता है और मध्यमान में अंतर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान होगा। अब यहाँ पे एक आपको द्विघाती समीकरण दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। इसमें देखिए लिखा है 2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0, मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीके से। अब देखिए x तो है ही अपने जगह पे x² और x, बस b की जगह पे k आ रहा है और बोल रहा है कि इसका एक मूल 2 है। मतलब कि मूल 2 होने का मतलब क्या है, मतलब मूल 2 है तो x मतलब इस समीकरण का एक हल जो है वह 2 है। समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल होता है x का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं। तो यहाँ पे जब मूल 2 दिया है तो मतलब कि 2 अगर मान हम x की जगह रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो देखिए रख के देखते हैं। देखिए जो इक्वेशन दिया गया है द्विघात समीकरण वह है 2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 और जो मूल का मान दिया गया है वह कितना दिया गया है 2। तो x की जगह अब 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 का स्क्वायर धन k गुणे x 2 माइनस 4 बराबर 0। अब ये देखिए 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 2k माइनस 4 बराबर 0 और ये 2k धन 4 हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा ऋण 4 में और 2k बराबर हो जाएगा ऋण 4k और k बराबर हो जाएगा ऋण 4 बटे 2 यानी कि ऋण 2। k का मान जो हमको निकालना था वो कितना आ जाएगा ऋण 2, मतलब k का मान ऋण 2 होगा, तभी जो होगा
यह इसका मूल जो है वह 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से k का जो मान हो जाएगा, जो वैल्यू हो जाएगा वह ऋण 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समलंब चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जो भुजा होती है, एक भुजा का युग्म जो होता है वह समांतर होता है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप ऐसे सेंटेंस में याद रखिए कि दोनों भुजाएं जो समांतर भुजाएं हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, उन समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए और बी अगर लंबाई है तो इन दोनों के लंबाइयों का योग a धन b, और इन दोनों के बीच की दूरी h, इन दोनों के बीच की दूरी h गुणा कर लीजिए और इसका आधा कर दीजिए, यही इसका क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में देखेंगे तो इसको लिखते हैं 1/2 और दोनों भुजाओं का योग गुणे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी भुजाओं की जो है लंबाइयां हैं और एच जो है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए। ठीक, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, या कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी चतुर्भुज में जो अंतः कोणों का योग होता है वह 360 अंश होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद है पांचों आपने सही किया होगा। अब इसके बाद हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और आप पहले खुद से सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए चलिए, खुद से सॉल्व करते हुए आपको प्रश्नों को चलना है और लास्ट में कैलकुलेट करके आपको कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर का आपने इस मॉडल पेपर में सही किया। ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला है 6 नंबर, करणी में 16 गुणे करणी में 196 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, करणी में अगर कहीं a इंटू बी लिखा है तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। करणी में a इंटू करणी में b, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा करणी में 16 और गुणे करणी में 196। अब देखिए करणी में 16 कितना होता है, 4 होता है। करणी में 196 कितना होता है 14। ठीक, अब 4 और 14 का गुणा कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 56। तो वैल्यू आ गई, इसका मान कितना आ जाएगा 56। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अब 2 सिक्के हैं, ठीक है, 2 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो आपको पता है कि अगर n सिक्कों को उछाला जाए तो 2 के घाते n परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 2, क्योंकि 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4 परिणाम कुल आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप लिखना चाहें तो पहले सिक्के पे देखिए हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल आ सकता है दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। यही 4 घटनाएं हो सकती हैं, इसके अलावा कोई घटना नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 4 परिणाम आपको प्राप्त होंगे, यही इतना आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका 8 है, दिया है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यही आपको यहाँ पे दिया है, इसी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है सर्वसमीका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां आता है वहां पे हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग लिखते हैं, वैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो इससे हम लोग लिख देंगे ये, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब
आपको पता है क्या 1/sec, इसको देखिए लिख सकते हैं 1/sec थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा का होल स्क्वायर। कैसे? 1 का स्क्वायर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से, तो ये पूरा होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1/sec थीटा कितना होता है आपको पता है? 1/sec थीटा जो होता है वह होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा, ये 1/cosec थीटा होता है sin थीटा, आपको पता है ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका ये भी एक सर्वसमीका होता है जिसका मान होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के आपस में हो जाते हैं 1, वैल्यू जो आ जाएगी इसकी, इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38.5 मीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, यहाँ पे बात हो रहा है, आयतन दिया गया है 38.5 मीटर क्यूब, ऊंचाई 1 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से बेलन है ये, और बेलन का जो आपको ऊंचाई दिया गया है वह 1 मीटर दिया गया है, और बोल रहा है इस बेलन का जो आयतन है, आयतन V, वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं, 38.5 मीटर क्यूब आपको दिया गया है, बेलन की ऊंचाई आपको दे दिया है 1 मीटर, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है बेलन की त्रिज्या, r बराबर क्वेश्चन है, और बेलन की त्रिज्या, अब हमको आयतन पता है, यहीं से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए बेलन का जो आयतन होता है वह इसके आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि आधार में है पाई r स्क्वायर इंटू h, और बराबर ये है, ये आयतन होता है, और इसका मान दिया गया है 38.5। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमको नहीं पता है, r स्क्वायर लिख देंगे, इंटू h की वैल्यू है 1, और ये हो जाएगा 38.5। अब r स्क्वायर बराबर अगर लिखना चाहें तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा, 38.5 गुणे 7, और 22 जो उधर गुणे में था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब देखिए 22 11 से कटता है 2 बार में, और 38.5 को 11 से काटेंगे तो 33 3 बार पहले कटेगा, 5 बचेगा, और फिर दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 55, जो दशमलव है एक स्थान खिसक जाएगा, और 55 हो गया तो 5 बार जाएगा। ये देखिए 3.5 गुणे 7 हो गया। अब 2 से 7 को काटेंगे तो 3.5 बार में कट जाएगा, और r स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 3.5 गुणे 3.5, या लिख सकते हैं r बराबर अंडर रूट 3.5 का 2 बार गुणा है, तो हो जाएगा r बराबर अंडर रूट 3.5 का होल स्क्वायर, और r बराबर हो जाएगा 3.5 मीटर, यानी कि जो त्रिज्या आ जाएगी वह 3.5 मीटर आ जाएगी। यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 3.5 मीटर। ठीक है, त्रिज्या बड़ा होगा, ऊंचाई कम होगी, यहाँ फिगर में देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बस आपको मान ही निकालना है, इस तरीके से फिगर नहीं बनाना होगा, बस आपको ये सॉल्व कर लेना होगा। ये तो फिगर मैंने आपको बना दिया समझने के लिए, ठीक है, तो जल्दी से बस आपको इतना ही सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, दर्शाइए कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रेखीय समीकरण x धन y बराबर 3 तथा 2x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। अब प्रश्न में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया, यहाँ पे x और y की वैल्यू दे दिया गया है, और 2 रेखीय समीकरण है, और बोल रहा है कि दर्शाइए कि ये जो x और y की वैल्यूज दी गई हैं यह इन दोनों समीकरण का हल है। अब कोई भी मान जो होता है, किसी भी चर का मान अगर समीकरण का हल है, अगर किसी चर का कोई मान किसी समीकरण का हल है, तो वह क्या करेगा, उस चर का जो मान दिया है उस मान को अगर उस समीकरण में हम रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो यही हमको करके दिखाना है। देखिए x और y का मान आप रख दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न संख्या 10 है हमारा, पहला समीकरण है x धन y बराबर 3। अब इसमें लिखेंगे पहले x धन y बराबर 3 में x की वैल्यू 2 कामा y की वैल्यू 1 रखने पर, ठीक, अब रखेंगे वैल्यूज, तो देखिए 2 धन 1 बराबर 3 और 3 बराबर 3 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं
ये बायां पक्ष है, बायां बराबर दायां पक्ष आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपको। और फिर समीकरण, दूसरे समीकरण में हम रखेंगे यही समीकरण, दूसरा जो है हमारा, दूसरे समीकरण का मान है 2x + 3y बराबर है 7 के। इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर x का मान जो है 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 × 1 3 हो जाएगा बराबर 7 और 7 बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ भी आपका बायां पक्ष LHS बराबर RHS मिल जाएगा आपको। और फिर यहाँ से कह सकते हैं अतः x और y के जो दिए गए हल है, x और जो y का मान जो दिया गया है उसके लिए पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, दोनों समीकरण में x और y के मान के लिए जो दोनों पक्ष हैं वह बराबर आ रहे हैं। इस तरह ये जो मान दिए गए हैं वह दिए हुए समीकरण के हल हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं आप कि x का जो मान है, x और y का मान दिए गए समीकरण के हल है। बस इतना एक लाइन यहाँ लिख देंगे, बस ये इतना क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, यदि वृत्त का व्यास 8 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये गलती कभी मत करिएगा, जैसे कुछ लोग जल्दी में व्यास को ही त्रिज्या समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आपका एग्जाम रहेगा, इतनी जल्दी रहती है एग्जाम में, 1 ही घंटे का समय मिलता है आपको, तो आपसे गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन में दिया गया है, यह जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही छोटी छोटी गलतियां बैक लगा देती हैं, तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका व्यास, व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है। व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2r बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। r कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया होता है πr²। ये हो जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, r की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 पाई, यानी कि क्षेत्रफल जो आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहे तो इस पे वैल्यू आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 16 पाई, या फिर अगर आपको पाई की वैल्यू रखना है तो 3.14 रख दीजिए, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और देखिए अगर आपको प्रश्न में दिया है पाई बराबर 22/7 तो 22/7 रख लीजिए, या कहीं से अगर कटने का चांस हो कि 7 से कोई संख्या कट जाएगी तो आप ये वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो इसके अलावा जो वैल्यू आपको रखना होता है वह 3.14 रखना होता है। तो कहीं कहीं लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, 3.14 रखें या 22/7 रखें। तो प्रश्न में अगर 22/7 दिया है, या फिर अगर आप देख रहे हैं कि 22/7 रखने से संख्याएं हमारी कट जाएंगी और सॉल्व हो जाएंगी इजीली, तब 22/7 रखिए, नहीं तो 3.14 रखिए और गुणा कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न और आपने इजीली कर लिए। यहाँ पे ये सभी प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है यहाँ तक नंबर जोड़ दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। अभी तक 11 प्रश्न आपने किए, 11 नंबर के। अब 2-2 नंबर के आप कितने प्रश्न करोगे, 7 प्रश्न और आप करोगे 14 नंबर के, 11 और 14 आपका हो जाएगा 25 नंबर, टोटल 25 नंबर का आपका पेपर होता है। देखिए ये है आपका प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन दिया गया है और माध्यिका निकालना है। अब जब ऐसे आंकड़े दिए होते हैं तब तो आप आसानी से माध्यिका का सूत्र लगा करके निकाल लेते हैं माध्यिका, लेकिन यहाँ पे जब बारंबारता बंटन दिया रहता है तो जैसे पद कहाँ पे आएगा, कौन सा पद है, जब माध्यिका आप निकालते हैं तो आपको पता है कि ऐसा आता है 5वां पद माध्यिका होगा, या 5वें और 6वें पद ऐसे आ सकता है कि योग का जो उसका आधा होगा वो माध्यिका होगा। तो पद कौन सा पद कहाँ आ रहा है यह जानने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको एक सारणी बनानी होती है जिसमें संचयी बारंबारता भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आयु वर्षों में और शिक्षार्थी और संचयी बारंबारता का एक अलग सारणी बनेगा। जब भी माध्यिका आपको दिया रहे निकालने को और सारणी इस तरीके से
ये दिया रहा है बारंबारता बंटन। तो संचयी बारंबारता की पहले सारणी बनानी होती है, उसमें क्या क्या होता है, आयु वर्षों में होगा, शिक्षार्थी होगा और संचयी बारंबारता होगा। चलिए बनाते हैं। तो देखिए 3 कॉलम हम यहाँ पे बना लेंगे। एक में लिखेंगे आयु वर्षों में और उस आयु वर्ष की बारंबारता क्या है, और उसके आगे आएगा संचयी बारंबारता। अब देखिए आयु वर्षों में पहले लिखते हैं, तो ये सबसे पहला दिया गया है 11 वर्ष, इसकी बारंबारता है 3। अब 3 देखिए 11 जो है 11 वर्ष के 3 लोग हैं, तो संचयी बारंबारता हमारी पहले पहले कितनी हो गई, 3 लोग आए, 3 लोग की संचयी बारंबारता 3 जन की बारंबारता हमारे पास आ गई, 3 लोग हो गए। अब इसके बाद देखिए 13 वर्ष के 5 लोग हैं, तो 3 लोग पहले थे और 5 लोग और आ रहे हैं, तो संचयी बारंबारता अब कितनी हो जाएगी, 8। तो अब आप समझ पा रहे होंगे संचयी बारंबारता क्या दिखा रहा है कि अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, कितने शिक्षार्थियों का यहाँ पे आयु जो है वह हम ले चुके हैं। अब इसके बाद देखिए आयु वर्षों में फिर 15 वर्ष के 14 वर्ष के कोई नहीं है, 15 वर्ष के 8 लोग हैं। तो देखिए 8 लोग पहले से आ चुके हैं और 8 लोग अब 15 वर्ष के और आ रहे हैं, तो यहाँ तक कितने लोग आ चुके हैं, 16 लोग। अब इसके बाद देखिए 19 वर्ष के कितने बालक हैं, 19 वर्ष के देखिए 4 लोग हैं और पहले ही 16 लोग आ चुके हैं और 4 लोग और आ रहे हैं, तो संचयी बारंबारता ये 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर 21 वर्ष के लोगों को देखिए, तो 21 वर्ष के 7 लोग हैं और 20 लोग पहले से आ चुके हैं, तो 20 धन 7 27, और इसी तरीके से अब 21 के बाद 24 वर्ष के 9 लोग, 24 वर्ष के 9, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। इसके बाद फिर 27 वर्ष के कितने लोग आ रहे हैं, 6 लोग, तो 36 पहले से थे, तो 36 और 6 ये हो जाएगा 42, यानी कि टोटल 42। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे बारंबारता भी आप जोड़ेंगे तो ये भी आपको 42 ही मिलेगा, मतलब कुल 42 लोगों का यहाँ पे विवरण दिया गया है, उनकी आयु जो है वह वर्षों में दी गई है। अब संचयी बारंबारता यही होता है, जो योग आपको मिल गया है, कितने लोग कहाँ तक आ चुके हैं, यही आपका संचयी बारंबारता होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, ये मिटा दीजिए। अब ये आपकी पूरी सारणी जो है वह बन के तैयार है, यही सारणी है, यहीं से आपको अब माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं n, जो टोटल संख्या है वह कितनी है, टोटल संख्या जो है यहाँ पे यह सम है, इवन है। 42 क्या है, एक सम संख्या है, इवन है, तो माध्यिका का फॉर्मूला जो है वह सम संख्याओं वाला लगेगा। जब सम संख्याएं दी रहती हैं माध्यिका निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगता है 1/2 और फिर ब्रैकेट में n/2वां पद का मान और धन n/2 धन 1 अलग से है, भिन्न से अलग, वे पद का मान, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 n की वैल्यू है 42, तो n/2 कितना होगा, 21, यानी कि 21वां पद का मान और धन ये n/2 21 और धन 1, तो ये हो जाएगा 22वां पद का मान। अब 21वां और 22वां पद है कौन सा, यही तो इसीलिए संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाती है। अब अगर आप सोचिए कि ये संचयी बारंबारता नहीं होता है, इसको हाथ से ढक लीजिए। अब आप यहाँ पे खोज के दिखाइए 21वां और 22वां पद, तो आप नहीं खोज पाएंगे, तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिए 3 पद यहाँ तक आ चुके हैं, 8 पद यहाँ आ चुके हैं, 16 पद यहाँ तक आ चुके हैं, 16 के बाद 17 18 19 20 यहाँ तक आए हैं, फिर 20 के बाद 21 यहाँ इस 27 में 21वां पद है, 22वां पद है, 23वां पद है, 24वां है, 25वां है, 26वां है और 27वां है, ठीक। इतने पद हैं इसमें 20 के बाद वाले। तो हमको कौन कौन सा चाहिए, 21वां और 22वां, 21वां और 22वां, इस यहाँ 27वें पद तक आ चुके हम। अब ये किसके पद हैं, ये देखिए बारंबारता 7 वाले लोग हैं और ये 7 बारंबारता किसकी है, 21 वर्ष वाले लोगों की है। तो इसका मान कितना हुआ, इसका मान 21वें पद का मान कितना होगा, 21, और 22वें पद का मान भी कितना होगा, 21, क्योंकि
ये दोनों इसी में आ रहे हैं। ठीक है, 21वां 22वां पद जो है उसकी संचयी बारंबारता क्या बता रहा है कि 21 से लेकर के 27 पद तक यहाँ आ रहे हैं और इसकी बारंबारता देखेंगे 7, और ये किसके सामने का, 21 वर्ष के सामने का। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, 21 धन और 22वें पद का भी मान 21, तो ये हो जाएगा 42/2 यानी कि 21, मान 21 आएगा और 21 जो हो जाएगा यही माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही आपको बस समझना है कि पद कहाँ से किस पद का कौन सा मान होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु के आधार का व्यास निकालिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है और उसका आयतन दे दिया गया है 48 पाई है, तो शंकु के आधार का व्यास हमको बताना है। तो शंकु के आप फिगर से भी समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है शंकु में क्योंकि 2 ऊंचाइयां हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 13 है ये, और इसमें शंकु आपको एक दिया गया है और शंकु में आपको क्या दिया गया है, इस शंकु का आयतन V जो है वह 48 पाई दिया गया है और इस शंकु में आपको ऊंचाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी ऊंचाई है, ये लंबवत ऊंचाई h है। जब तिरछी ऊंचाई देना होगा तो वो बताएगा कि तिरछी ऊंचाई जो है वह इतनी है। तो ये आपका यहाँ पे हमको निकालना क्या है, व्यास निकालना। ये आपका r हो गया, ये h हो गया, ये l होता है तिरछी ऊंचाई, और यहाँ पे और कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, ऊंचाई h जो है वह 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको इसका व्यास निकालना है। ठीक, इसका डायमीटर निकालना है। तो देखिए अब इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है V बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो बेलन का आयतन होता है बस उसका 1/3। तो यहाँ पे ये V दे दिया गया है मान 48 पाई और बराबर 1/3 पाई, r की वैल्यू नहीं पता है, h की वैल्यू है 9। ठीक, अब 3 से 9 को काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा, 3 को इधर ले आइए, 48 पाई बटे 3 बराबर r स्क्वायर, और यहाँ पाई भी इधर ले आइए तो गुणे पाई भी इधर आ जाएगा। तो देखिए पाई से पाई काट दीजिए और 3 से काटेंगे 48 को तो ये कितना हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। r स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, r की वैल्यू 4, 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ से ये आपको r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर में दिया गया था सब कुछ, तो सेंटीमीटर में r की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद आपको निकालना है डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, तो 2 गुणे r यानी कि 8 सेंटीमीटर। आपका जो व्यास आ जाएगा, व्यास का मान वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये निकाल सकते हैं आसानी से आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर कम हो जाता है। अब बोल रहा है कि एक आयत है जिसका अगर लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 4 मीटर कम कर दें तो उसका जो क्षेत्रफल है वह 72 मीटर कम हो जा रहा है, और लंबाई 1 मीटर कम कर देने पर और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2 केस बता रहा है। एक कोई आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं x और y है, और उसके साथ यहाँ पे चीजें हो रही हैं। एक बार क्या हो रहा है कि 3 मीटर उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है और 4 मीटर जो है वह उसकी चौड़ाई कम की जा रही है, तब उसके क्षेत्रफल जो है वह 72 मीटर से घट जाता है। मतलब एक्चुअल जो क्षेत्रफल है वह 72 मीटर से घट जाता है। और एक बार क्या किया जा रहा है, दूसरे केस में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसके लंबाई जो है वह 1 मीटर कम कर दिया जा रहा है और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है। तो उसका यहाँ पे आयत का हमको लंबाई चौड़ाई निकालना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो आप खुद से सॉल्व करिए फिर उत्तर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक आयत इस तरीके से, ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हम लोग मान लेते हैं इसकी लंबाई x है और चौड़ाई जो है वह y है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। माना लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह x गुणे y यानी कि
एक्स वाई हो जाएगा। अब पहला जो कह रहा है कि प्रश्नानुसार आप लिखिएगा, पहले प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि अगर आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 4 मीटर कम कर दें तो उसका जो क्षेत्रफल, अब 4 मीटर जो है वो 3 मीटर, इसकी लंबाई बढ़ाने पे इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 3 मीटर, यहीं पे लिख दीजिएगा 3 मीटर लंबाई बढ़ाने पे तो इसकी लंबाई हो जाएगी x3, और चौड़ाई इसकी कितनी बता रहा है कि चौड़ाई जो है वह 4 मीटर कम कर दे रहा है, तो चौड़ाई इसकी y-4 हो जाएगा। और उस केस में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उस केस में क्षेत्रफल x3 और गुणे y-4 ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और फिर प्रश्न के अनुसार कह क्या रहा है कि जो एक्चुअल क्षेत्रफल है उससे ये 72 कम है, उससे ये 72 कम है, यानी कि x3 और y-4 बराबर हो जाएगा से ये 72 कम है। तो इसमें अगर हम 72 जोड़ दें तो वो 72 के बराबर हो जाएगा। अगर इसी को लिखना चाहें हम लोग तो 4x और 3y को उधर लेते जाइए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y, और फिर 60 को इधर ही रहने देते हैं तो 60 इधर रह जाएगा, ठीक है, बराबर 60 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट को हमको समझना है। दूसरे केस में पहले ये देखिए हो क्या रहा है, दूसरे केस में लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पे, लंबाई 1 मीटर कम कर रहे हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा x-1, और चौड़ाई जो कर रहे हैं 4 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, 4 मीटर बढ़ा दे रहे हैं तो y-4 हो जाएगा। और इस केस में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x-1 और गुणे y-4। और क्या बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है वह 88 मीटर बढ़ जाता है, यानी कि x-1 गुणे y-4 ये 88 मीटर ज्यादा है किससे, x गुणे y से। तो बराबर अगर करना है तो x गुणे y में 88 जोड़ना पड़ेगा। अब गुणा कर लीजिए, देखिए xy धन 4x माइनस y और माइनस 4 बराबर हो गया xy धन 88। xy को इधर ले आइए, xy घट के खत्म हो जाएगा, 4x माइनस y बराबर हो जाएगा 88 धन 4, 88 धन 4 कितना आ जाएगा, 92। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये दोनों स्थितियों से हमने दो समीकरण निकाल लिए। अब इनको आपस में दो समीकरण है, यहाँ पे देखिए 4x माइनस 3y बराबर 60 है और यहाँ 4x माइनस y बराबर 92 है। दोनों x का गुणांक समान है तो दोनों को हम घटा लेंगे अगर, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। देखिए पहला जो हमारा समीकरण है वह कितना है, 4x माइनस 3y बराबर 60 के, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 4x माइनस y बराबर 92, इसको ऊपर नीचे इस तरह लिख दीजिए। अब घटा देंगे तो सभी चिन्ह जो हैं वह बदल जाएंगे दूसरे वाले समीकरण के, जहाँ 4x था दूसरे समीकरण में माइनस 4x हो जाएगा, जहाँ माइनस y था प्लस y हो जाएगा, और जहाँ प्लस 92 था माइनस 92 हो जाएगा। अब यहाँ 4x कट जाएगा और माइनस 3y धन y कितना हो जाएगा, माइनस 2y, और 60 और माइनस 92 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 32। अब देखिए y बराबर हो जाएगा माइनस 32 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कटेगा और 2 से 32 कटेगा, कितना आ जाएगा 16, y का मान 16 आ गया। अब x का मान निकाल लीजिए, किसी एक समीकरण में वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए पहले में रख देते हैं तो 4 गुणे x और माइनस 3 गुणे 16 बराबर 60 के, और ये हो जाएगा 4x और 3 16 त्रिक 48 माइनस 48 बराबर 60 के, और 4x बराबर हो जाएगा 48 जुड़ेगा 108, और x बराबर कितना हो जाएगा 108 बटे 4। तो ये आ जाएगा x का मान कितना 2 और 7 27, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 27 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो 27 मीटर और चौड़ाई जो होगी वह 16 मीटर। 27 और 16, ये x आ जाएगा 27 और y 16, ये हो जाएगा लंबाई चौड़ाई, यही हमको निकालना था। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है, किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए।
अब एक वृत्त की बात हो रही है जिसमें 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पे केंद्र से लंब डाला गया है। लंब जो है वह 6 सेंटीमीटर लंबा है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसको फिगर के माध्यम से, अब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो अभी आपका ये तुरंत सॉल्यूशन निकल जाएगा और फिगर के माध्यम से ही सॉल्व भी होगा ये प्रश्न। आपको उत्तर में इस तरीके से ये फिगर बनाना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक वृत्त आप सबसे पहले ले लीजिएगा और वृत्त में आपको पता है कि 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा दिया गया है। तो सबसे पहले आप एक 16 सेंटीमीटर लंबी जो है जीवा ए बी खींच लीजिएगा और इस ये केंद्र जो है वृत्त का ओ, इससे आप एक लंब डाल दीजिएगा इस ए बी जीवा पे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि केंद्र से डाले गए जो लंब की दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये पूरा 16 है। तो ये इतना आप समझ गए। ए बी की जो लंबाई है वह पूरा ये 16 सेंटीमीटर है और जो लंब डाला गया है वह 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वृत्त का व्यास आपको निकालना है, मतलब व्यास निकालना है। तो आपको समझ लीजिए कि अगर आप त्रिज्या भी निकाल लेते हैं तो दूना कर देंगे, व्यास हो जाएगा। अब त्रिज्या देखिए यहाँ पे OA है, ठीक, और ये लंब जब डाला गया है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको बिंदु M नाम देंगे। तो OMA ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज OMA, इसी में आपको OM का मान निकालना है, ठीक। और AM भी नहीं पता है तो AM कैसे पता लगाएंगे? अब देखिए AB की वैल्यू पता है आपको, AB जो है वह 16 सेंटीमीटर है। अब यहीं से लिखिएगा कि किसी भी वृत्त में जो केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया लंब होता है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि यहाँ पे AM की जो लंबाई हो जाएगी वह AB/2 हो जाएगी। यानी कि AM का मान हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 6 है। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग यानी कि OA का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। यानी कि OA का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये जुड़ के 100 हो जाएगा। OA का स्क्वायर बराबर 100 यानी कि OA का जो मान आ जाएगा वह √100 यानी OA की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी कि R 10 सेंटीमीटर हो गया। तो D कितना हो जाएगा? D होता है 2R, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि इस जो वृत्त आपको दिया है इस वृत्त का व्यास निकल के कितना आ गया? वृत्त का व्यास निकल के 20 सेंटीमीटर आ गया। यही आपको निकालना था, वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना प्रत्येक कोण। अब जिस अनुपात में कोण दिया गया है उसी अनुपात में मान लेंगे 3x, 4x, 5x और 6x। जब भी अनुपात दिया हो प्रश्न में और मान पूछ रहा हो तो उसी अनुपात में मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनका अनुपात निकालेंगे तो कैसे आएगा? 3x/4x, ये आ जाएगा 3:4 और इसी तरीके से ये आएगा 5:6। तो ये निकल के आ जाता है। तो इस वजह से ये इसी तरीके से माना जाता है। और आपको पता है कि जो 4 ये अंतः कोण है इनका योग कितना होता है? 360 अंश। यानी कि 3x धन 4x धन 5x धन 6x बराबर कितना होगा? 360 अंश के होगा। अब देखिए 3x, 4x, 7x और 5 12x और 6 18x। 18x बराबर 360 अंश। यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 20 अंश। x का मान आ गया 20 अंश। तो ये देखिए ये हो जाएगा 60 अंश और x का वैल्यू रखेंगे तो ये 80 अंश, ये 100 अंश और ये 120 अंश। ये चारों कोण हो जाएंगे 60 अंश, 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश। ये चतुर्भुज के चारों कोण हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि एक सिक्के को 12 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार उछालने से बनी
सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे एक सारणी दिया गया है। सारणी में देखिए क्या है, सिक्के के उछालने की संख्या दिया गया है, एक सिक्का 12 बार उछाला गया है। अब चित्त आने की संख्या और पट्ट आने की संख्या लिखा गया है। अब देखिए चित्त आने की संख्या में खाली स्थान है और पट्ट आने की संख्या 4 दिया गया है। मतलब यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि एक सिक्का है, बस एक सिक्का है, उसको बार बार उछाला जा रहा है। और कितनी बार उछाला गया? 12 बार उछाला गया। और पूछ रहा है चित्त कितनी बार आएगा। यहाँ समझ लीजिए जहां कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क है। चित्त कितनी बार कितनी संख्या में आएगा, जबकि बता दिया गया है कि पट्ट जो है वह 4 बार आया है। समझ गए आप प्रश्न बोल रहा है कि एक सिक्के को 12 बार उछाला गया है और पट्ट 4 बार आया है, तो चित्त कितनी बार आया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक सिक्के को आप उछालते हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वह चित्त आएगा, या तो पट्ट आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल्स आएगा। तो जो टेल्स आने की संख्या है वह बता दिया 4 है, तो हेड आने की संख्या क्या होगा? हेड आने की संख्या अब हो जाएगा 12 - 4, यानी कि जब आपको पट्ट आने की संख्या बता दिया तो और आपको कुल संख्या भी पता है, तो और घटनाएं जो घटित हुई होंगी वह हेड ही हुई होंगी। और कोई घटना, दो ही घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक घटना का संख्या आपको पता है तो दूसरी घटना जो बची हुई सभी घटनाएं हैं उनमें क्या हुआ होगा? वही घटना हुई होगी। तो इसलिए बाकी सभी घटनाओं में हेड ही आया होगा। तो कुल घटनाओं में से आप पट्ट होने की घटना घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा चित्त होने की घटना, यानी कि 8 बार जो है वह चित्त आया होगा, हेड आया होगा। इसी तरीके से जब एक सिक्का 20 बार उछाला गया और 11 बार हेड आ गया, तो बाकी बचे बार यानी कि 20 - 11 9 बार क्या आया होगा? 9 बार पट्ट आया होगा। इसके बाद देखिए 25 बार एक सिक्के को उछाला गया और 9 बार पट्ट आया, तो हेड कितनी बार आया होगा? 25 - 9, ये हो जाएगा 16। इसी तरीके से एक सिक्के को 30 बार उछाला गया, 21 बार पट्ट आया, तो बाकी बचे बार कितना? 9 बार हेड आया होगा। इसके बाद देखिए 35 बार सिक्के को उछाला गया, 18 बार चित्त आया, हेड आया, तो पट्ट कितनी बार आया होगा? पट्ट जो है वह 17 बार आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ये आप आसानी से इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स ये भरा जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल आसान था, बस आपको सोचना है। बस इसमें क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, 15,625 का वर्गमूल भाग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15,625 इस तरीके से इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। अब देखिए भाग विधि से जब वर्गमूल निकालना होता है तो हम दाएं से बाएं और दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं। अब जिसका संख्या अगर 1 बच गई तो उसका एक सिंगल जोड़ा बन जाता है। अब पहला जोड़ा देखिए क्या है, पहला जोड़ा है 1, तो 1 में हम ऐसी संख्या से भाग करते हैं जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर फिर हमको ये जो जोड़े वाली संख्या है उसके बराबर या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम 1 से भाग करेंगे। अब देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 से 1 बार भाग ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अब 1 और 1 जुड़ के जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 के बगल एक स्थान खाली रखेंगे और अगले पेयर को उतार लेंगे। अगला पेयर है 56, क्योंकि ये शून्य हो गया, 1 से 1 घट गया, शून्य हो गया। अगला पेयर उतारेंगे 56। अब 2 के बगल हमको ऐसी संख्या लिखना है जिसका फिर जो संख्या बनेगी उसमें गुणा करने पे वह 56 के बराबर या उससे छोटा आ जाए। देखिए 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा होगा और ये आ जाएगा 21, और फिर 2 के बगल अगर 2 लिखते हैं तो गुणा होगा तो ये आ जाएगा 44, और 3 लिखते हैं तो 56 से बड़ी संख्या आ जाएगी, इसीलिए 2 बार भाग ले जाएंगे। तो यहाँ ऊपर 2 लिख देंगे और 22 दूनी हो जाएगा 44, और अब इसके बाद घटा लेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 2 और 1 12, और इस अब 22 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि 2 बार भाग ले गए हैं, तो ये आ जाएगा
24 और इकाई का स्थान खाली हो जाएगा। अब देखिए 24 से 12 में भाग जाएगा नहीं, अगला पेड़ उतार लेंगे, ये आ जाएगा 1225। अब देखिए 24 के बगल हमको एक संख्या लिखना है जो 1225 के संख्या बने। जैसे 24 के बगल एक लिखेंगे तो 241 हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 241 आएगा। अब हमको लाना कितना है, 1225 के बराबर या उससे छोटी संख्या, तो 2 लिखेंगे तो ये लगभग जाएगा आपका 500 के करीब, 482 हो जाएगा। और फिर 3 लिखेंगे, इसी तरीके से लिख क्या सकते हैं, देखिए 5 लिख सकते हैं क्या, तो 5 चेक करेंगे तो 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 और 5 दूनी 10, 2 12। तो बिल्कुल 1225 के बराबर ही आ रहा है। 5 बार यहाँ पे हम भाग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1225 और पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसका वर्गमूल यहाँ पे ऊपर जो आ गया यही इसका वर्गमूल हो गया। 125 जो हो जाएगा वह 15,625 का वर्गमूल हो जाएगा। ये भाग विधि से यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो यही करना था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपने कितने नंबर का सही किया, कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, वह नंबर आप कमेंट करके यहाँ कमेंट कर दीजिए। जितना भी नंबर आपको आया है आप सभी को कमेंट करना है, जरूरी है। सभी को इस क्लास को लाइक कर देना है और सभी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से बहुत अच्छे से एक पेपर अटेम्प्ट कर पाए और अपने आप को सबसे अच्छा आकलन जो होता है वह स्वयं का होता है। तो पहले खुद को टेस्ट करने का एक मौका आप सबको दीजिए कि सभी लोग खुद का आकलन कर पाए कि हाँ उनको कितने प्रश्न आ रहे हैं। और यह पेपर आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्लास कैसी लगी। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी आगे की क्लासेस आने वाली हैं वह आपसे मिस ना हो। और इसका आपको इस पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे ऐप पे। ऐप में जो 4 सेमेस्टर का कोर्स है उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और 4 सेमेस्टर की तैयारी आप कम समय में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको मिलेगा 4 सेमेस्टर का कोर्स। उसमें आपको सभी चीजें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वहां तो कुछ पूछना ही नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधे इस नंबर पे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी जानकारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन पाइए। सभी विषयों का लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।